वेलकम बैक टू ई लर्निंग एट यूनिवर्सल। तो स्टूडेंट, हमने कल जो है वो सीखा था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमने सीखा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक को हम प्लेन कहते हैं और एक को हम स्पेस कहते हैं। प्लेन में स्टूडेंट हमने सीखा कि दो एक्सिस होते हैं, एक को एक्स एक्सिस कहा जाता है, एक को वाई एक्सिस कहा जाता है। और स्पेस में हमने सीखा तीन एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई और एक होता है जी एक्सिस। तो आज हम सीखते हैं कि जब आपने किसी वेक्टर को स्पेस में बनाना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर कैसे बनाया जाएगा, और अगर प्लेन में आपने वेक्टर बनाना है या वेक्टर रिप्रेजेंट करना है आपने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम छोटा सा एक टॉपिक जो है इसी का हिस्सा है जो हम पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक स्टार्ट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर। तो बेसिक कंसेप्ट्स में हम जो है वो सब टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने वेक्टर एंड स्केलर को डिस्कस किया और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया और उसके बाद जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया। तो आज हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहला जो है वो प्लेन था। तो प्लेन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन या हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन प्लेन, हाउ वेक्टर is represented in plane। हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन प्लेन, प्लेन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है। सिंपली अगर हम इन मार्कर्स को प्लेन कंसीडर कर लें, तो अगर आप कहते हैं ये ब्लैक मार्कर जो है वर्टिकल एक्सिस है जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है, और ये जो ब्लू है एक्स एक्सिस है, इसमें आपने इस प्लेन में आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप इस रेड को वेक्टर कंसीडर कर लें तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है प्लेन में वेक्टर की। तो आप देखें एक सिंगल वेक्टर आपने ड्रा किया है और सिंगल वेक्टर आप ड्रा करेंगे इस तरह से कि उसकी लाइन ड्रा करने के बाद जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और उसके साथ एक एंगल बनाएंगे जो एंगल बनेगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मीन काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हम लिखते हैं इन प्लेन वेक्टर is represented by an angle, रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल। प्लेन में वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक सिंगल वेक्टर चाहिए जो किसके साथ बनेगा, बाय एन एंगल विच रिप्रेजेंटेटिव लाइन। In plane, vector is represented by an angle which representative line of वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है वो बना रही है which makes with representative line of vector with positive x-axis in anti-clockwise direction। इन प्लेन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंगल एंगल बनाना है जो किसके साथ बनेगा, विच मेक्स विद रिप्रेजेंटेटेड लाइन ऑफ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा और एंगल हमेशा जो है वो आप बनाएंगे
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात हमेशा आप याद रखें कि जब भी आप एंगल बनाते हैं या जो थीटा होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया जाता है और उसकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर आप सिंपली एक मैं क्लॉक बनाता हूँ, आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। अगर ये देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अगर आप मूव करते हैं क्लॉक जो है वो आपको पता है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 1 2 3 4 अप टू 12। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आप उस डायरेक्शन को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप इस डायरेक्शन में, ये जो ब्लू के साथ एरो मैं बना रहा हूं, ब्लू के साथ जो एरो बना है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और जो रेड एरो है ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आपने एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है जब भी प्लेन के अंदर आप एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए जो है हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जो रिप्रेजेंट करेंगे हम एक वेक्टर को। फॉर एग्जांपल अ वेक्टर D, कोई भी वेक्टर ले लें, D हैज कोऑर्डिनेट्स A and B in XY plane as shown in figure। तो हमारे पास प्लेन अगर आप ड्रा करें, दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल। अब इसमें आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि राइट साइड एक्सिस जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एक्स डैश जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये अपवर्ड जो वर्टिकल लाइन है पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। ए और बी की बजाय हम यहां पर एक सिंपली लेते हैं, इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए 2 और 3 में लेता हूं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो 2 लिखा हुआ है ये अलोंग है एक्स के, और ये जो 3 लिखा है ये अलोंग है वाई के। मतलब जब भी आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं एक्स वाई प्लेन में तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एक्स एक्सिस को या एक्स कंपोनेंट को, और जो सेकंड वैल्यू है वो वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर डिनोट करते हैं कि ये वैल्यू जो है वो मेरी 2 है और इसके क्रॉसपोंडिंग ये वैल्यू है 3, तो यहाँ से मैं बिल्कुल इनके सामने जो है, बिल्कुल इन दोनों के सामने पॉइंट पर एक पॉइंट लगा दूंगा और इस पॉइंट को मैं मिला दूंगा ओरिजिन के साथ, डेट इज ओरिजिन। जहां पर y और x एक्सिस कट कर रहे हैं उसको ओरिजिन कह रहे हैं। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स को मैंने ड्रा किया है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट थे एग्जांपल के मुताबिक a और b। तो a कोऑर्डिनेट अलोंग x एक्सिस है, b कोऑर्डिनेट अलोंग y एक्सिस है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं p, कोई भी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a और b, और इस वेक्टर को मैंने कहा है d। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैंने एंगल ड्रा करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज थीटा। तो प्लेन में बेटा हमने सीखा कि प्लेन में जब भी आप किसी वेक्टर को ड्रा करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 3 हो सकता है, कोई भी हो 4 5, इसमें हमने ये सीखा जो पहला कोऑर्डिनेट पहला पॉइंट है वो एक्स के अलोंग है, दूसरा पॉइंट जो है वो वाई के अलोंग है। तो जब आप ड्रा करेंगे
तो उसके अंदर आपने जब लाइन ड्रा कर ली, उस लाइन को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटेड लाइन ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। मतलब ये जो ब्लू लाइन है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड टू द वेक्टर डी, जो हमने एग्जाम्पल के लिए फर्ज किया है। तो इसके अंदर हमने एंगल बनाया और वो एंगल जा रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो हम इसको ड्रा कर रहे हैं। ये थीटा की डेफिनेशन भी होती है कि जब भी आप एक्स वाई प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने ड्रा करना हो वेक्टर को, किसी भी पोजीशन को ड्रा करना हो विद एंगल, तो आप हमेशा एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हमने सीखा था कि 3 एक्सिस भी होते हैं बेटा, कि आपके पास प्लेन में जो है, इस प्लेन को हमने कहा था 2 डायमेंशनल, प्लेन को कहा था 2 डायमेंशनल। इसी तरह हमारे पास होता है स्पेस, जिसको हम 3D या 3 डायमेंशनल जो है नाम देते हैं। तो 3 डायमेंशनल को स्पेस कहा जाता है, जिसके लिए मेरे पास क्वेश्चन बनता है सेम ऐसा ही क्वेश्चन, हाउ वेक्टर is represented, how vector is represented, how vector is represented in space. Space is 3 dimensional, it means it has 3 components. अब इसमें छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर बेटा हम जो है वो एक ही एंगल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जी। तो उन तीनों के साथ अलग अलग जो है वो आप एंगल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन स्पेस a vector is represented by 3 angles which makes with x, y and z axis as alpha, beta and gamma respectively. जी, रिस्पेक्टिवली मीनिंग बिल तरतीब के x के साथ जो है उस एंगल को अल्फा से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, y के साथ जो एंगल है उसको बीटा से रिप्रेजेंट कर लिया है, और z के साथ जो एक्सिस है उसको गामा से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये इससे हमने ये सीखा कि प्लेन में हमारे पास बाय एन एंगल सिंगल एंगल होता है, और स्पेस में हम जो है वो 3 एंगल्स जो है वो ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर सेम एग्जांपल जो है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अ वेक्टर डी ही फर्ज कर लें, ए भी कह सकते हैं आप, कोई भी वेक्टर ले लें। अ वेक्टर डी हैज कोऑर्डिनेट्स A, B, C in space as shown in figure. अब इसके लिए हम डायग्राम जो है सेम ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 एक्सिस हैं स्टूडेंट। एक एक्सिस है वाई एक्सिस और इसके ऑपोजिट जो है वो वाई डैश होगा,
ये मेरे पास था हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको मैंने एक्स कहा था। ये आप कोई सा भी नाम इनका बना सकते हैं। इसके जो है वो पैरेलल इसके परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास z एक्सिस होगा। तो ये तीन हमने स्पेस में रिप्रेजेंट कर लिए हैं वेक्टर, तीन हम जो है वो बना लिए हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो है वो एक वेक्टर ड्रा करना है। जो वेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट उसको कह दो ए बी और सी। अब इसमें जो है ये जो फर्स्ट है पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सेकंड जो है ये वाई को, और ये जो है सी जो है वो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर हमने क्या करना है, एक्स से एंगल बनाना है अल्फा, वाई से एंगल बनाना है बीटा, और जी से एंगल बनाना है गामा। तो इट मीन्स यहां पर हमारी कोई शर्त नहीं है कि आपने एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। यहां पर एक्चुअली देखा जाता है कि हमारे पास स्पेस में तीन जो है वो एक्सिस होते हैं, और तीन एक्सिस के साथ साथ आपके पास जो है वो वेक्टर होता है। तो आपने नियरेस्ट जो है वो जो एंगल है वो देखना होता है स्पेस में। तो यहां से हमने सीखा है कि स्पेस में जब रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास तीन एंगल्स होंगे, और अगर आपने प्लेन में करना है तो सिंगल एंगल से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां से एक एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करते हैं। अ वेक्टर is represented a vector is represented in space by how many angles? A option 2 angles, B option 1 angle, C option 3 angles, and D option 4 angles। ये स्टूडेंट मैंने बोर्ड का एमसीक्यूज लिखा है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो बनता है 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं जब आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है स्पेस में। अब हम चलते हैं वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं। वेक्टर्स एडिशन। वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर्स कैन बी added or subtracted by head to tail rule, head to tail rule। वेक्टर्स को आप ऐड करें और या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो उनके लिए आप जो है वो हेड टू टेल रूल पढ़ते हैं। ये बात हमने डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर में भी की थी। लेकिन अगर आपने वेक्टर्स को ऐड करना है, अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है 3 न्यूटन और एक वेक्टर है 4 न्यूटन। अगर आप इन दोनों के एरो को देखें गौर से तो दोनों एरो जो हैं वो सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में है तो इट मींस ये जो हैं वो पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल जो हैं वो दो वेक्टर्स देखे जाएं तो पैरेलल को वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंपल
अरिथमेटिक रूल होता है, फिर आपको हेड टू टेल रूल की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 3 + 4 जो है ये हमारे पास बनेगा 7 न्यूटन। 3 + 4 = 7 न्यूटन। और अगर यही इसी तरह की एग्जांपल हो, मेरे पास ऐसे हो दो वेक्टर हो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, अगर मैं अब इन दोनों के एरो की डायरेक्शन को देखूं तो मेरे पास जो है वो 3 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में है और 4 न्यूटन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इट मींस दोनों जो हैं वो ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट को हम कहते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल जब कंडीशन आएगी तो एंटी पैरेलल कंडीशन में हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब क्या होगा, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 3 न्यूटन फॉरवर्ड लग रहा है। इट मींस किसी भी के ऊपर इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, जो ऐड करने के बाद जो आंसर बनेगा, वो इन दोनों को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो इनमें ज्यादा है वो हम पहले लिखेंगे 4 - 3, तो आपके पास आंसर जो है वो 1 न्यूटन बन जाएगा। अब ये जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एमसीक्यूज बना हुआ है कि अगर वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हों, वेक्टर्स आर पैरेलल, देन दे कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल एंड इफ दे आर पैरेलल इट मींस इनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री। ये एंगल का एमसीक्यूज भी जो है वो बना हुआ है। और इसी तरह अगर ये पैरेलल ना हो, एंटी पैरेलल हो, ये कंडीशन है इन केस ऑफ एंटी पैरेलल। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं कि जब दो वेक्टर्स जो हैं उनको ऐड किया जाए हेड टू टेल रूल की मदद से, या फिर हेड टू टेल रूल के अलावा भी इनकी कंडीशंस होती हैं। तो ये तीनों आप इनमें रूल्स देख लें कि हमने ये एक पॉइंट बनाया कि जब पैरेलल होंगे तो आपने सिंपली ऐड कर देना है, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो आपने क्या करना है, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करना है, तो वो हमारे पास इनका रिजल्टेंट बनेगा। मतलब आपने सिंपली ऐड किया, ये रिजल्टेंट आया आपके पास इन दोनों का अगर पैरेलल है, और अगर एंटी पैरेलल है तो ये भी आपके पास रिजल्टेंट है, लेकिन ये रिजल्टेंट आया है 1 न्यूटन। अब इसी के अंदर थर्ड कंडीशन बन सकती है वेक्टर एडिशन में ही। ये वेक्टर एडिशन किस सेंस में देख रहे हैं कि आपके पास अगर उनके दरमियान पैरेलल हो वेक्टर्स, एंटी पैरेलल हो, या फिर आपके पास दो वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर हो, इस डायरेक्शन में आ जाएं। ये अगर आप देखें 3 न्यूटन है और ये जो है वो 4 न्यूटन है। अब 3 और 4 के दरमियान अगर एंगल देखें तो ये एंगल जो है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, या फिर ऐसे है इस 90 डिग्री को हम कह सकते हैं राइट एंगल। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान राइट एंगल हो तो आप उनका रिजल्टेंट जो है या उनकी एडिशन जो है वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं बाय पैथागोरियन थ्योरम। तो पैथागोरियन थ्योरम जो है वो आपके पास क्या होगा, वो होता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड वेक्टर। तो आपने ये रूल तब अप्लाई करना है जब हमारे पास पैथागोरियन थ्योरम होगा। जब आपके पास पैथागोरियन थ्योरम आपने तब अप्लाई करना है जब आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान राइट एंगल या 90 डिग्री होगा। तो ये देखें यहां से रिजल्टेंट जो है वो बना
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सिंपली इन दोनों को ऐड करें तो 25, 25 का अंडर रूट जो है वो आपके पास आ गया 5 न्यूटन। तो यहाँ से हमने सीख लिया, 3 पॉइंट हमने सीखे कि अगर आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होंगे तो सिंपल ऐड हो जाएंगे, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर परपेंडिकुलर होंगे या राइट एंगल होंगे तब आप पैथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो रूल्स थे जो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट थे। अब हम चलते हैं कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम रूल इस्तेमाल करते हैं हेड टू टेल रूल। ये हमने वो सीखा है कि हेड टू टेल रूल के अलावा अगर आपने उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो जब देखें आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद आपके पास एक नई क्वांटिटी आएगी, एक नया रिजल्टेंट बनेगा। तो वो रिजल्टेंट जो है वो डिफरेंट कंडीशन से बन सकता है। तो अगर आपके पास हेड टू टेल रूल अप्लाई ना हो तो आप उनके लिए पैरेलल, एंटी पैरेलल और पैथागोरियन थ्योरम राइट एंगल के लिए अब ये कंडीशन जो हैं वो यूज करेंगे। लेकिन हेड टू टेल रूल में नाम से ही हमें पता चल रहा है, the head of first vector join with the tail of second vector, head to tail rule, head to tail rule the head of first vector, the head of first vector coincide with tail of second vector। देखिए नाम से पता चल रहा है हेड टू टेल रूल, head of first vector coincide with the tail of second vector and head of second vector coincide with tail of third vector and so on by adding this we join tail of first vector with head of last vector is called head to tail rule। जी ये मेरे पास डेफिनेशन बनी है हेड टू टेल रूल की, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें देखिए हमने सीख लिया है कि जब आप पहले वेक्टर का हेड जो है वो मिलाएंगे टेल ऑफ सेकंड वेक्टर के साथ, अगेन सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाएंगे टेल ऑफ थर्ड वेक्टर के साथ, और इसी तरह थर्ड वेक्टर का हेड जो होगा वो मिलाएंगे फोर्थ वेक्टर के टेल के साथ एंड सो ऑन। और अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ये है फर्स्ट वेक्टर ए और एक है सेकंड वेक्टर बी, ये है सेकंड वेक्टर बी, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ए, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है, ये एरो जो है ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है, इसके ऊपर सेम इसी डायरेक्शन में और उतनी ही मैग्नीट्यूड में आप बी वेक्टर को इसके ऊपर ला कर रख देंगे, मतलब इसके हेड के ऊपर आपने इस बी की टेल रख दी, तो ये आ गया हेड टू टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल से मिला रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, बाय एडिंग दिस वी ज्वाइंट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो टेल को आपने ज्वाइन कर देना है हेड ऑफ लास्ट वेक्टर।
तो ये आपके पास जो सिंगल वेक्टर आया है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट बना है इन दोनों को ऐड करने से। इस ग्राफिकल मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल और आल्सो कॉल्ड टिप टू टेल रूल। इससे एक एमसीक्यूज बनता है, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, या इनफिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना प्लेन में, स्पेस में, और वेक्टर्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना हेड टू टेल रूल। और इसी तरह हम इसी के अंदर सीखेंगे कि वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। तो फी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।